हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो फोर्थ सेमेस्टर के लिए ज़्यादातर आप लोगों की डिमांड थी, इसलिए मैंने सोचा फोर्थ सेमेस्टर को अब स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी वैसे भी लेट हो गया है, एग्जाम आने वाले हैं आप लोगों के। पहली यूनिट है जो इसमें हमारी प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन। बेसिकली इसमें बायोटेक्नोलॉजी की स्टार्टिंग वाली यूनिट है, जिसमें हमको जीन मैनिपुलेशन और उससे अलग अलग प्रोडक्ट कैसे हम बना सकते हैं, मॉडर्न बायोलॉजी जो है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक, तो इसमें जनरली पढ़ा क्या जाएगा, जैसे कि आप सबको पता ही है, आजकल डायबिटीज के बहुत सारे पेशेंट हैं। तो इंसुलिन आर्टिफिशियली हम लोग बना रहे हैं, इसलिए अब ये जो इलाज है डायबिटीज का बहुत ही सस्ता हो गया है। पहले क्या होता था, जो इंसुलिन है उसको मार के जानवरों को मारा जाता था, फिर उनका इंसुलिन निकाला जाता था, फिर इसका इलाज होता था। ये रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी की जब से स्टार्टिंग हुई है, तो इसमें कई सारे एंजाइम्स हैं जिनकी हेल्प से हम आर्टिफिशियल मीडियम में बहुत सारी प्रोटीन्स और एंजाइम्स, इन सब का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो उनकी जो मेथड है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप इसको कर सकते हो, इसके स्टेप पढ़ना है हमको। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली पहली यूनिट है प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन। इसमें 7 मेन पॉइंट हैं जो पढ़ना है। ठीक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, बेसिक डिफिनेशन आनी चाहिए, 2 नंबर का क्वेश्चन इस पे आता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, इसमें आपको मेनली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर है क्लोनिंग वेक्टर एंड लाइगेशन। लाइगेशन मतलब जोड़ना। ठीक है, किस तरीके से, अभी आगे स्टेप बताएंगे आपको कि डीएनए के फ्रेगमेंट को कैसे कट करना है, फिर प्लाज्मिड में कैसे हम उसको जोड़ेंगे। लाइगेशन जो है लाइगेज एंजाइम की मदद से करेंगे। फिर है जीन ट्रांसफर टेक्निक। अब जीन को हम ट्रांसफर कैसे करेंगे, अपना प्लाज्मिड जो बनाएंगे, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, उसको किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर करोगे तभी ना प्रोडक्शन होगा डिजायर्ड प्रोडक्ट का। तो उसका जो ट्रांसफर का टेक्निक है वो पढ़ना है हमको। फिर है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी मतलब जेनेटिक लेवल पे जाके मॉलिक्यूलर लेवल पे किस तरीके से हम डिजीज को सही कर सकते हैं। ठीक है, इसका ए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। एडीए की कमी से एक 4 वर्ष की लड़की थी, सन 1990 में उसका इलाज किया गया था फर्स्ट टाइम जीन थेरेपी से। ठीक है, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी थी, उसको एक एंजाइम ही होता है। तो जीन थेरेपी में भी कई सारे डिजीज आपको पढ़ना है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसकी मेथड भी इसमें पढ़नी है। फिर 6 नंबर पे है आपका जीन, फिर सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल, और लास्ट है डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम। तो आज जब हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम से स्टार्ट करेंगे, जो लास्ट वाला आपका टॉपिक है। ये लिखा लास्ट में, लेकिन पढ़ना आपको सबसे पहले पड़ेगा, क्योंकि यही बेसिक है। जब तक आप एंजाइम्स के बारे में नहीं जान पाओगे ये प्रोसेस समझना मुश्किल है। ठीक, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मॉडिफाइंग एंजाइम्स कौन कौन से हैं, डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स, जिनकी मदद से हम किसी भी स्पीशीज का, किसी सेल का डीएनए को निकाल कर उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं कि हमको क्या डिजायर्ड प्रोडक्ट्स हमारा क्या है, उसके अनुसार उसमें हम जीन का, ये जीन भाई जानते ही हो डीएनए का फ्रेगमेंट होता है, तो उसको इंसर्ट कर सकते हैं और उसमें से निकाल सकते हैं काट के। ठीक है, एंजाइम्स की मदद से। तो सबसे पहले हम एंजाइम के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपको अगर डिफिनेशन पूछ ली जाती है कि व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इस तरीके से अगर आर डीएनए आपको लिखा मिले तो उसका मतलब यही है। ठीक है, आर डीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसमें हम बात करते हैं, अगर पुरानी डिफिनेशन पे जाएं हम, तो पुरानी डिफिनेशन तो आजकल कम ही पूछी जाती है। इसकी नई डिफिनेशन जो बनाई गई है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ईएफबी के थ्रू, तो उसमें क्या है, हैज गिवन अ definition of biotechnology that encompasses
बोथ ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न मोलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी। कोर 2 लाइनें हैं ये, इसमें हर एक वर्ड का काफी ज्यादा मतलब है। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल पार्ट्स देयर एंड मोलिकुलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मतलब नेचुरल साइंस, कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे ऐसे जिनका हम डीएनए निकालेंगे। ऑर्गेनिज्म हो सकता है या एक पार्टिकुलर सेल हो सकती है, या फिर सेल का कोई एक पार्ट, मतलब जैसे डीएनए तो सेल का पार्ट ही है ना, जीनोम आपका जो है न्यूक्लियस के अंदर होगा सेल में। तो या तो हम सीधा ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे, इसमें ऑर्गेनिज्म भी यूज होगा जिसके अंदर आप प्रोडक्ट को ग्रो कराओगे, जैसे ई कोलाई है, इस इसेरेचिया कोलाई बैक्टीरिया के अंदर सेल और उसके पार्ट, यहाँ तक कि डीएनए का छोटा छोटा फ्रेगमेंट भी यूज होगा। तो मोलिकुलर एनालोगस फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मतलब हम जो अपना डिजायर प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसमें किसी ऑर्गेनिज्म और सेल और उसके पार्ट या फिर कोई मोलिकुलर एनालॉग्स को नेचुरल साइंस के साथ जोड़कर अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना और सर्विसेज देना। ठीक है, तो ये इसकी मेन डिफिनेशन है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स। इसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप, एक डीएनए कट किया गया है, ये जीनोम है उसको कट किया गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बारे में आप लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, पढ़े हो ना। प्लाज्मिड जो है बैक्टीरिया, जितने प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या देखने को मिलता है? प्लाज्मिड, प्लाज्मिड होता है। ठीक है, और बाकी अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल में, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर हम लोगों की सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और प्लांट सेल जो है वो भी यूकैरियोट हैं, तो उनके अंदर भी प्लाज्मिड आपको देखने को मिलेगा, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जैसे कि ये सेल है, सेल के अंदर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपको देखने को मिलेगा। इसमें प्लाज्मिड इस तरीके से मिल सकता है। तो हम मेनली जब प्लाज्मिड की बात करते हैं तो हमें यही सोचना चाहिए प्रोकैरियोट्स, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें प्लाज्मिड मिलता है। प्लाज्मिड डबल स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि ये मैंने आपको दिखाया है, 2 स्ट्रैंड हैं इसमें, डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड डीएस, सर्कुलर डीएनए। ठीक है, सर्कुलर डीएनए। अब मान लीजिए आपको इंसुलिन बनाना है, तो इंसुलिन के लिए कोड होगा कहीं। भाई तुम्हारे पास इंसुलिन को कोड करने वाला जो डीएनए का फ्रेगमेंट है, इसको आपको इस प्लाज्मिड में इंसर्ट कराना है। फिर ये प्लाज्मिड जो है इसको किसी बैक्टीरिया के अंदर, जैसे कि ई कोलाई के अंदर, इसको ट्रांसफर करोगे। ई कोलाई बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोट है, फिर उसके अंदर ये प्रोडक्ट बनाएगा। भाई जब अपने जीन को, इंसुलिन बनाने वाले जीन को आप इंसर्ट कर दोगे प्लाज्मिड में, फिर उस प्लाज्मिड को आप प्रोकैरियोट के अंदर, सेल्स के अंदर डाल दिए। अब उन सेल को ग्रोथ मीडियम में, कल्चर मीडियम में ग्रो किए। अब जब वो उनमें ग्रोथ होगी तो वो इंसुलिन प्रोटीन जो है आपका एंजाइम, एंजाइम बेसिकली सभी प्रोटीन ही है, तो उसको बना के देगा। क्योंकि आप जानते हो जो डीएनए होता है, डीएनए किसी भी एंजाइम हार्मोन को कोड नहीं करता है, डीएनए प्रोटीन को कोड करता है। और प्रोटीन में ही मॉडिफिकेशन होते हैं जिससे कि अलग अलग टाइप के एंजाइम्स बन जाते हैं। सिर्फ राइबोजाइम एंजाइम को छोड़ दिया जाए तो जितने भी एंजाइम हैं सब प्रोटीन के ही बने होते हैं। तो आप इनडायरेक्टली एंजाइम सिंथेसिस कर रहे हो, लेकिन डायरेक्ट डीएनए से प्रोटीन ही बनेगा। तो सबसे पहले प्रोटीन बनेगा, फिर प्रोटीन में ग्लाइकोसाइलेशन होगा, ठीक, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होंगे, उसके बाद में आपका इंसुलिन बन जाएगा। तो इंसुलिन बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है पहले समझिए। इसमें सबसे पहले डिजायरेबल जीन होना चाहिए। जो डिजायरेबल प्रोडक्ट आपको चाहिए उसको कोड करने के लिए डीएनए का फ्रेगमेंट आपको चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया डीएनए का फ्रेगमेंट। फिर आपको एक प्लाज्मिड या वेक्टर चाहिए। प्लाज्मिड की जगह पे हम सीधे वेक्टर यूज कर रहे हैं। वेक्टर का मतलब
आपके डीएनए को किसी होस्ट सेल के अंदर तक पहुंचाए और वहां पे सेल्फ रेप्लिकेट करे, उसको हम वेक्टर बोलेंगे। अब वेक्टर के अंदर ही आता है आपका प्लाज्मिड। ठीक है, वेक्टर में कई सारी कैटेगरी। वेक्टर मतलब वाहक, संवाहक, जो कि आपके डीएनए को किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर पहुंचाने का काम करे और वहां पे सेल्फ रेप्लिकेट हो सके। तो वेक्टर में जो जनरली यूज किया जाता है वो प्लाज्मिड यूज किया जाता है। इसके अलावा जैसे बैक्टीरियोफाज हो गए आपके, ठीक है, बैक्टीरियोफाज जो बैक्टीरिया के वायरस होते हैं वो भी वेक्टर का काम करते हैं। आपने कई सारे एक्सपेरिमेंट भी पढ़े होंगे इसके बारे में, जो डीएनए को जब खोजा जा रहा था तब इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन वाले प्रिंसिपल आप पढ़े होंगे, ठीक है, स्टार्टिंग के, उसमें भी इसी तरीके से कुछ किया गया था बैक्टीरियोफाज के साथ। तो कुछ यहाँ पे चीजें हैं, कुछ टूल्स हैं जिनकी मदद से हम ये काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम एंजाइम्स पढ़ते हैं कि जो, जैसे अब ये जो आपका जीन है इंसुलिन बनाने वाला, अब ये कहीं से टुकड़ा कटा हुआ तो मिलेगा नहीं भाई, पूरा डीएनए तो कंप्लीट डीएनए होता है। अब उसमें कहीं पे भी सीक्वेंस होगा, मान लीजिए ये बड़ा सा डीएनए है, ठीक है, ये बड़ा सा डीएनए था। अब इतना पार्ट था इसका जो इंसुलिन के लिए कोड करता है, तो इतने पार्ट को आपको काट के निकालना पड़ेगा। फिर इसके कंप्लीमेंट्री यहाँ पे प्लाज्मिड को आपको काटना पड़ेगा, सेम इंजाइम से काटना पड़ेगा। इतना पार्ट यहाँ से काट के निकालोगे और यहाँ से काटोगे, फिर इनको एक में इंसर्ट करोगे, फिर आप किसी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डाल के प्रोडक्ट बनाओगे। तो इसके लिए काटने के लिए, फिर जोड़ने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए एंजाइम मदद करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स। सच मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए आर कंडक्टेड बाय अ टूल किट ऑफ एंजाइम्स। तो कई सारे एंजाइम इसमें यूज होंगे, ठीक। पहला है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेजेस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पे हर बार क्वेश्चन तो आता ही है। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोजेज आर यूज्ड एज मोलिकुलर सीजर, ठीक। तो इसको हम आणविक कैंची के नाम से भी जानते हैं, मोलिकुलर सीजर सीजर, क्योंकि ये डीएनए को कट करता है, एक स्पेसिफिक साइट पे कट करेगा, ठीक। तो पहला हो गया रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोजेज। सेकंड है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है? फंक्शंस टू बॉन्ड पीसेस ऑफ डीएनए टुगेदर, जिसको रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एक स्पेसिफिक साइट पे कट लगाएगा, उस डीएनए फ्रेगमेंट को फिर से आपको, जैसे यहाँ पे आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इतना काट लिया पार्ट, अब ये वाला जो पार्ट है आपका डीएनए का, इसको यहाँ पे जोड़ने का काम कौन करेगा? डीएनए लाइगेज। तो ये दो एंजाइम हो गए। फिर है अ वैरायटी ऑफ एडिशनल एंजाइम्स दैट मॉडिफाई डीएनए आर यूज्ड टू फैसिलिटेट द प्रोसेस। इसके अलावा अदर कई सारे एंजाइम्स इसमें भाग लेंगे। जैसे कि आपको जब प्रोडक्ट बनाना होगा, अब आज की डेट में तो बड़े बड़े फर्मेंटर होते हैं। फर्मेंटर मतलब एक बर्तन होता है हजारों लीटर का, जिसमें प्रोटीन और ये हार्मोन्स वगैरह जो हैं, जो भी डिजायरेबल प्रोडक्ट है आपका, उसको उसका प्रोडक्शन कराने के लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन के लिए एक एक हजार लीटर के फर्मेंटर होते हैं, ठीक है, जिसमें ये प्रोडक्शन करवाया जाता है। तो आपके पास अगर एक ही डीएनए का फ्रेगमेंट होगा, मान लो छोटा सा डीएनए फ्रेगमेंट है, तो इससे आप कितना इंसुलिन बनाओगे? इसलिए इसको हम पॉलीमराइज कराते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया? जीनोम था, जीनोम से आपने इंसुलिन बनाने के लिए जो कोड करता है डीएनए फ्रेगमेंट, उसको कट किया रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से। फिर अब एक की कई सारी कॉपी बना ली। अब भाई कई सारी कॉपी बना लोगे तो उसमें से आप कई सारे बैक्टीरिया में एक साथ प्लाज्मिड में इंसर्ट करके उसको ग्रो करा सकते हो, ठीक है। तो इसको सबसे पहले डिजायरेबल जीन को कट करके इसको हम पॉलीमराइज कराते हैं, ठीक। तो इसी में आपका पीसीआर आ जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें अगर आप 30 साइकिल घुमाते हो, मतलब 30 चक्र अगर इसके पॉलीमराइज करा दो, तो लगभग लगभग 1 बिलियन बार प्रवर्धित हो जाएगा, ठीक, पॉलीमराइज हो जाएगा। आपके पास एक डीएनए की कॉपी से लगभग 1 बिलियन कॉपी बन जाएंगी, मात्र 30 चक्र से, ठीक। तो पीसीआर, अब पीसीआर जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें भी टैग पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है, ये हमने आपको थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ाया था, ठीक। तो पीसीआर में पॉलीमरेज एंजाइम यूज हो रहा है। तो जितने भी एंजाइम हैं ये इसी से रिलेटेड हैं। इसको एक
टॉपिक के जैसे बना दिया गया है, डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स। तो क्या क्या पढ़ना है इसमें, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस, लाइगेज और पॉलीमरेज और अदर कई सारे एंजाइम्स, इसमें एंजाइम्स हैं जिनको हमें पढ़ना है। ठीक, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे इसको। तो क्वेश्चन इस पे या तो फिर आपसे सीधा डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम पे ही पूछा जाएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, या फिर 5 नंबर में आपसे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएजेस पूछा जा सकता है, डीएनए लाइगेज के बारे में पूछा जा सकता है, और शॉर्ट में 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन भी यहाँ से खूब ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बात करते हैं। Restriction enzymes and DNA ligase represent the cutting and joining functions in DNA manipulation। तो restriction enzyme कट लगाएगा और DNA ligase जो होगा वो ज्वाइन करेगा, उनको फिर से जोड़ेगा दोबारा से। All other enzymes involved in genetic engineering fall under the broad category of enzymes known as DNA modifying enzymes। These enzymes are involved in the degradation and synthesis and alteration of the nucleic acid। तो ये एंजाइम जो है डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम, ये या तो उसको किसी डीएनए के पार्ट को, जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड आपके दो ही है मेनली, आरएनए और डीएनए। ठीक है, आरएनए एंड डीएनए, इसका डिग्रेडेशन मतलब उसको तोड़ सकते हैं, या इसका सिंथेसिस करवाना है, या अल्टरेशन मतलब उसका जो सीक्वेंस होता है जेनेटिक कोड का उसको बदलना है, आपको इसमें हेल्प करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे कैटेगरी है बहुत बड़ी सी। ठीक है, कटिंग, मॉडिफाइंग एंड ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए, इसमें कई सारी कैटेगरी है, तो ये पूरा चार्ट सेंड कर दूंगा, ऐसे ही आप लोग इसको देख लेना। ठीक, इसमें कई सारे टाइप है। ठीक, एंजाइम्स जो होते हैं कई सारे टाइप के होते हैं, इसमें रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं, और लाइगेज हो गए, लाइगेज में भी कई सारे होते हैं, जैसे रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो हैं, और इसमें न्यूक्लियस में एक्सोन्यूक्लियस भी होते हैं ना। रिस्ट्रिक्शन वाले में भी 2 टाइप के होते हैं, एक स्टिकी इंड वाला काटते हैं डीएनए को, ठीक, चिपचिपे इंड, और एक होता है ब्लंट इंड जो कि बीचों बीच आके काटता है। एक्सोन्यूक्लियस जो होते हैं, जैसे कि ये डीएनए का फ्रेगमेंट है, ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो बीच में कट लगाते हैं, और एक्सोन्यूक्लियस जो है वो साइड में, मतलब दोनों जो डीएनए के सीक्वेंस है उसके सिरे पे जाके काटते हैं, तो उसको एक्सोन्यूक्लियस बोलते हैं। तो न्यूक्लियस में भी कई सारी कैटेगरी है, चार्ट एज इट इज आपको मिल जाएगा, इसको आप लोग एक बार देख लेना। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ मॉडिफाइंग एंजाइम का। सबसे पहले न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियजेस। न्यूक्लियेज एंजाइम्स डिग्रेड न्यूक्लिक एसिड, मतलब ये न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने का काम करते हैं, बाय ब्रेकिंग द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब आप एक पेज पूरा लिख दो न्यूक्लियेजेस के बारे में, अगर ये लाइन अकेली उसके बराबर हो सकती, क्योंकि आपको पता है ये होती है आपकी शुगर। डीएनए का स्ट्रक्चर आप लोग 12th से पढ़ते आ रहे हो, 10th में भी हल्का फुल्का पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो एक बार आउटलाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। बैकबोन जो बनी होती है डीएनए की, उसमें इस तरीके से एक पेंटोज शुगर होती है, और पेंटोज शुगर से यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होता है, 1 डेज फर्स्ट कार्बन पे, और 5th कार्बन जो होता है उससे क्या जुड़ा होता है, फास्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। इसी तरीके से 3rd वाला जो कार्बन है सिरिंग का, वो फास्फेट के साथ फास्फोडाइएस्टर, मतलब दोनों ओर फास्फेट बॉन्ड बनाता है, एस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो इसीलिए इसको फास्फोडाइएस्टर बोलते हैं। ये अगले वाले के 5वें कार्बन से इस तरीके से बनाएगा। फिर ये क्या होगा, फिर यहाँ पे ये पेंटोज शुगर आपकी बन जाएगी, और यहाँ क्या लगा होगा, नाइट्रोजनस बेस। इसी तरीके से इधर भी एक बनेगी, तो ये नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं आपके, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बीच में कर लेते हैं। ठीक, यही आपका डीएनए, ये जो 2 स्ट्रैंड होते हैं बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन इंटरेक्शन। ठीक है, और ये आपकी बन गई, देखो शुगर, फॉस्फेट, फिर से शुगर, फिर नीचे
फॉस्फेट ग्रुप होगा। तो इस तरीके से जो शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है, इसके बीच में यहाँ पे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक, तो ये बात आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार ऑप्शन में मिलता है जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ज़्यादातर हमारा दिमाग जो खिंचता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड पे, क्योंकि दो डीएनए फ्रेगमेंट जो दो स्ट्रैंड होते हैं इनके बीच में होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हमको लगता है कि इसी को तोड़ता होगा। ठीक है, लेकिन ये कहाँ तोड़ता है, ये जो स्ट्रैंड है, ठीक है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, उसको ब्रेक करता है। ठीक, तो न्यूक्लियस एंजाइम क्या करते हैं, ब्रेकिंग द फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड दैट होल्ड्स द न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर। ठीक है, जो कि न्यूक्लियोटाइड को जोड़े रहते हैं। Restriction enzymes are good example of endonucleases which cut within a DNA strand। तो जो इंडोन्यूक्लियज है वो कहाँ कट करते हैं, डीएनए के अंदर ही कट करते हैं, साइड साइड में नहीं कट करते हैं। इंडोन्यूक्लियजेज which cut within a DNA strand। A second group nucleases which degrade DNA from the termini, मतलब टर्मिनल पोजीशन पे, साइड में, एकदम सिरे पे जाके कट करते हैं, ऑफ द मोलिक्यूल आर नोन एज एक्सोन्यूक्लियस। ठीक, तो जो एक्सोन्यूक्लियस है ये डीएनए के फ्रेगमेंट को कहाँ से कट करेंगे, ये मान लीजिए आपका डीएनए था तो यहाँ साइड में कट करते हैं, और इंडोन्यूक्लियस एक स्पेसिफिक साइट होती है इनकी, और वो बीच में डीएनए को, पूरे डीएनए को पहले परीक्षण करते हैं, फिर इनके मुताबिक जहाँ पे इनको सीक्वेंस मिल जाएगा, ठीक है, वहीं पे जाके कट करेंगे। जैसे एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है और इनकी एक रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। ठीक, जैसे GATT, GAATTC, ठीक, इस तरीके का एक सीक्वेंस है। जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक ये नहीं काटेगा, और ये काटता कहाँ है, जहाँ पे काटता होगा, जैसे जी और ए के बीच में, तो ये हमेशा जी और ए के बीच ही जाकर काटेगा। तो इंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस दो टाइप के होते हैं न्यूक्लियस। ठीक, इसमें मेन पॉइंट फिर से मैं एक बार बता देता हूँ ताकि साथ में याद हो जाए। न्यूक्लियस जो एंजाइम है ग्रुप आपका, इसमें आपके दो टाइप के आते हैं, इंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। इंडोन्यूक्लियस कट लगाते हैं विद इन द डीएनए मोलिक्यूल, डीएनए के बीच में कहीं पे भी जाके, जहां भी उनकी रिस्ट्रिक्शन साइट होगी वहां पे काटेंगे। एक्सोन्यूक्लियस सिरे से काटते हैं। दूसरी बात, ये दोनों टाइप के जो न्यूक्लियजेज हैं, इंडो और एक्सो, ये दोनों कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड या किसी अनदर बॉन्ड, इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी होता है ना, डीएनए में तीन टाइप के बॉन्ड है, वह कोवेलेंट बॉन्ड तो होते ही हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड भाई मॉलिक्यूल से बना तो हर जगह मिलेंगे, लेकिन तीन स्पेसिफिक इसमें बॉन्डिंग है। दो स्ट्रैंड आपस में किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। दो शुगर के बीच में जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उसमें फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, और नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये याद रखना, जो न्यूक्लियजेज हैं, न्यूक्लियज एंजाइम, ये हमेशा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ही कट करते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियज वाला पार्ट। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कटा हुआ दिखाया गया है। ठीक, ये इस तरीके से आपको दिखाया हुआ कटा। ठीक, अब हम बात करते हैं पॉलीमरेज एंजाइम की। भाई पॉलीमरेज जो है पॉलीमराइजेशन करवाते हैं। ये न्यूक्लियस वाला पार्ट अभी क्लियर नहीं हुआ है, इसको हम अगले लेक्चर में, अभी तो आज हम तुमको बस ये बता रहे हैं कि कौन कौन से एंजाइम है जिनको हमें यूज करना है। अब इनको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको। न्यूक्लियस जो है, रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस, उस पर सिंगल एक लेक्चर लगेगा, उसके कई सारे टाइप भी हैं। ठीक, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के कई सारे टाइप है, हिंड फर्स्ट, हिंड सेकंड, हिंड थर्ड भी पढ़ना पड़ेगा उसमें, और भी कई सारे एंजाइम है। ठीक है, तो वो सब हम अगले लेक्चर में जब सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में लेके आएंगे, इसमें आपको हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि कौन कौन से एंजाइम आपको, कौन कौन से टूल हैं जो इस यूनिट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, ये एक डीएनए फ्रेगमेंट से कई सारे मिलियन बिलियन तैयार कर सकते हो आप, फ्रेगमेंट कई सारी कॉपी बना सकते हो इससे। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन करवाते हैं। क्या कराते हैं, पॉलीमराइजेशन।
हिंदी में हम बोलते हैं बहुलीकरण, बहुलीकरण, ठीक। बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन में यूज होता है पॉलीमरेज। पॉलीमरेज इंजाइम सिंथेसिस copies of nucleic acid molecule and are used in many genetic engineering process। जैसे कि आपके पास अगर कम मटेरियल है, डीएनए का फ्रेगमेंट एक आधी है, तो उसको आप इससे पॉलीमराइज करा सकते हैं, फिर अपना प्रोडक्शन जो भी करवाना है आपको उसमें यूज कर सकते हैं। When describing a polymerase enzyme, the terms DNA dependent or RNA dependent may be used to indicate the type of nucleic acid template that the enzymes uses। मतलब पॉलीमरेज की जब हम बात करते हैं इसको डिफाइन करने की, तो उसमें दो वर्ड आते हैं, एक तो होता है डीएनए डिपेंडेंट, दूसरा आरएनए डिपेंडेंट। ये जो वर्ड है ये हमको टेम्पलेट के बारे में कहीं ना कहीं बता रहा होता है। डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज और आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज। अब इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे आपने रिप्लिकेशन पढ़ा हुआ है, रिप्लिकेशन, वैसे सारी चीजें मैंने थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ाई है, लेकिन फिर भी भूल तो गए ही होंगे ना कुछ लोग। रिप्लिकेशन हो गया, तो रिप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए से डीएनए को बनाते हैं उसको बोलते हैं रिप्लिकेशन, ठीक। और डीएनए से आरएनए को बनाने को क्या बोलते हैं, आरएनए बनाना, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आरएनए से हम क्या बनाते हैं भाई, डीएनए से हम आरएनए बनाओगे, फिर आरएनए से प्रोटीन बनाओगे, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ठीक। तीन प्रोसेस आपने पढ़ा हुआ है, जिसको सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल डोग्मा, ठीक है, सेंट्रल डोग्मा। क्रिक ने दिया था इसे, साइंटिस्ट है वाटसन क्रिक, पढ़े हो, सिर्फ क्रिक याद रखना इसके लिए। सेंट्रल डोग्मा किसने दिया था, क्रिक ने, सन 1952 में दिया था सेंट्रल डोग्मा। और 1953 में आपको पता ही होगा कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल भी क्रिक और वाटसन दोनों लोगों ने मिलकर दिया था। ये जो सेंट्रल डोग्मा है इसमें पॉलीमरेज एंजाइम यूज होते हैं। तो पॉलीमरेज, अब जैसे डीएनए से आप डीएनए ही बना रहे हो, तो जिस चीज को बना रहे हो कैसे नामकरण किया गया है इस पे ध्यान दो। जैसे आप डीएनए बना रहे हो तो उसको कहोगे डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। भाई डीएनए को बनाने के लिए जो पॉलीमरेज एंजाइम यूज होगा उसको आप बोलते हो डीएनए पॉलीमरेज। अब ये बना किससे रहा, डीएनए से ही डीएनए बना रहा, तो डिपेंड किस पे हुआ, डीएनए पे। मतलब जो रिप्लिकेशन होता है तो डीएनए से ही डीएनए बना रहा है, तो जो एंजाइम इसमें यूज होगा वो किस पे डिपेंड होगा, डीएनए पे। और बनाएगा क्या, डीएनए, तो इसको बोलते हैं हम डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब ऐसे ही जैसे ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन जिसमें हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं, तो इसमें डीएनए से आरएनए बनाया जा रहा है, तो जो पॉलीमरेज यूज होगा वो डिपेंड किस पे होगा, डीएनए पे, क्योंकि बनाएगा डीएनए से। तो ये इसका नाम हम लिखेंगे डीएनए डिपेंडेंट, और बन क्या रहा है, आरएनए, तो एंजाइम का नाम होगा आरएनए पॉलीमरेज, ठीक। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी किस तरह से हम इनका नाम लिखते हैं, काफी कंफ्यूजन रहता है इसमें। डीएनए से डीएनए बनाया तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अगर हमने डीएनए से आरएनए बनाया तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। एक होता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसका यूज कहाँ होता है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब इसका अर्थ तो यही निकल रहा है कि आरएनए से डीएनए बनाया जा रहा होगा, आरएनए से डीएनए, क्योंकि जिस चीज को बनाते हैं वो एंजाइम को नाम देते हैं। जैसे डीएनए बनना तो डीएनए पॉलीमरेज, और किस पे डिपेंड है, आरएनए पे, क्योंकि आरएनए से डीएनए को बना रहे हैं। तो ऐसा प्रोसेस आपने कहीं पढ़ा ही नहीं होगा, क्योंकि हमेशा डीएनए से आरएनए बनाया जाता है, डीएनए से ही तो हमारे एमआरएनए बनाते हो। ये प्रोसेस एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन है वायरस, जो वायरसेस होते हैं, ठीक है, रेट्रो वायरस, मेनली रेट्रो वायरस, ठीक, पश्च विषाणु जिनको बोला जाता है। तो रेट्रो वायरस में ये प्रोसेस उल्टा होता है, क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यहाँ पे यूज होता है ट्रांसक्रिप्शन में। डीएन ये
डीएनए से आरएनए नहीं बनाते हैं, आरएनए से डीएनए बना लेते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको बता दूं, जो एड्स का वायरस होता है, एचआईवी है जो आपका, ये भी रेट्रो वायरस ही होता है, ये भी आरएनए से डीएनए बनाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से इसका नामकरण किया जाता है। तो ये जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए डिपेंडेंट है, मे बी यूज टू इंडिकेट द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड टेम्पलेट। मतलब ये जो है वर्ड, ये क्या बताता है, ये स्पेसिफिकली टेम्पलेट के बारे में बता रहा होता है। टेम्पलेट मतलब जिससे बनाया जा रहा है। जैसे आरएनए डिपेंडेंट, इसका मतलब टेम्पलेट का काम आरएनए कर रहा होगा। अगर डीएनए डिपेंडेंट लिखा है तो मतलब यहाँ टेम्पलेट क्या होगा, डीएनए टेम्पलेट होगा। और बाद में लिखा है आरएनए पॉलीमरेज, मतलब आरएनए को बनाया जा रहा होगा, पॉलीमराइज किया जा रहा है, ठीक, डीएनए से आरएनए। तो इस तरीके से ये हो गया आपका पॉलीमरेज के कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस। यहाँ पे नीचे लिखा भी है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कॉपी डीएनए इनटू डीएनए। डीएनए से डीएनए बनाओगे तो क्या नाम होगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। फिर है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये क्या करेगा, ये कॉपी करेगा आरएनए इनटू डीएनए। फिर थर्ड है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ट्रांसक्राइब्स डीएनए इनटू आरएनए। आरएनए से, ये डीएनए से आरएनए को बनाता है, ठीक। चलिए भाई, अगला टॉपिक है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक। अभी तक हमने पॉलीमरेज में कई सारी कैटेगरी पढ़ी है, डीएनए पॉलीमरेज की बात करते हैं। मीजोफिलिक एंड थर्मोफिलिक डीएनए। थर्मोफिलिक जानते हो, थर्मोस्टेबल, कुछ पॉलीमरेज एंजाइम निकाले गए हैं थर्मोस्टेबल। जैसे आप पीसीआर जब पढ़ोगे तो पीसीआर में टेम्परेचर जो है 97 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और आपको पता ही है जितनी भी प्रोटीन्स हैं ये लगभग लगभग 40 डिग्री सेल्सियस पर इनका डिग्रेडेशन हो जाता है। इसीलिए तो हमारी बॉडी का, भाई बाहर कितनी भी ठंडी हो या कितना भी गर्म हो, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो तो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। क्यों मेंटेन किया गया, इसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं। इसके लिए बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं। इसीलिए जब ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी, तो कंपकपी आने लगती है ना भाई, ठिठुरन होने लगती है, जिससे कांपने लगता है व्यक्ति। थोड़ी सी उष्मा अंदर से बने, और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो, जो भाई बाहर इन्वायरमेंट में जब 10 डिग्री चला जाता है, 10 12 डिग्री 15 डिग्री, तब भी बॉडी 37 डिग्री बनाना रहता है उसको, वरना उसके एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है जितने भी एंजाइम होते हैं वो पीएच और टेम्परेचर के स्पेसिफिक होते हैं। मैक्सिमम काम करने के लिए उनके लिए ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर होना चाहिए। तो कुछ एंजाइम्स जो हैं वो थर्मोस्टेबल होते हैं, उनका ही यूज हम पीसीआर में करते हैं, क्योंकि पीसीआर में टेम्परेचर 97 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। जो पहला स्टेप होता है पीसीआर का, डीनेचुरेशन, विकृतीकरण, उसमें डीएनए को तोड़ा जाता है, दोनों फ्रेगमेंट को अलग अलग किया जाता है। तो उसके लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत है, 97 95 इस तरीके से। तो उसके लिए जो नॉर्मल पॉलीमरेज एंजाइम है वो काम नहीं करते हैं, क्योंकि नॉर्मल वाला जो है वो मैक्सिमम 40 डिग्री पर काम कर सकता है, वरना तो 35 से 40 के बीच अच्छा काम करता है। अगर बहुत ज़्यादा लो हो जाए टेम्परेचर, तब क्या होगा, टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री से कम हो गया, 15 डिग्री से कम, तो एंजाइम का विकृतीकरण नहीं होता है, ठीक, डीनेचर नहीं होते हैं एंजाइम। जितनी भी प्रोटीन या एंजाइम है वो इनएक्टिव रूप में, मतलब अस्थायी रूप से निष्क्रिय रहते हैं। और जब टेम्परेचर आप ज़्यादा कर दोगे 40 डिग्री सेल्सियस से, तो भी वो निष्क्रिय हो जाएंगे, लेकिन स्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाएंगे, मतलब वापस उनको कभी भी सक्रिय नहीं किया जा सकता है। तो जब ठंडी होती है ज़्यादा, तो एंजाइम कुछ इनएक्टिव हो जाते हैं, लेकिन वो अस्थायी रूप से, अगर दोबारा से वही फेवरेबल कंडीशन उनको दे दी जाए तो एंजाइम फिर से काम करने लगेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर दे दिया जाए 60 70 डिग्री सेल्सियस, तो वो एक बार डीनेचर करने के बाद फिर दोबारा कभी भी सक्रिय नहीं हो पाएंगे। तो इसमें आप कई सारे थर्मोफिलिक, थर्मोस्टेबल
पॉलीमरेजेस के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस, डीएनए एंड ब्लंटिंग एंड एम्पलीफिकेशन, लेबलिंग एंड अदर्स। तो इसमें जैसे कि डीएनए पॉलीमरेजेस हैं, लार्ज फ्रेगमेंट और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, T4 डीएनए पॉलीमरेज, T7 डीएनए पॉलीमरेज और टर्मिनल ट्रांसफरेज, ठीक, जो कि टर्मिनल पार्ट को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, ठीक। तो ये कुछ पॉलीमरेज के एग्जांपल्स हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं डीएनए पॉलीमरेज लार्ज फ्रेगमेंट। डीएनए पॉलीमरेज लार्ज फ्रेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज ऑफ बैसिलस स्मिथाई, ठीक, which catalyzes 5 days to 3 days। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। चाहे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हो या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हो या फिर आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हो, कोई भी पॉलीमरेज है वो ज्यादातर मैक्सिमम आपको 5 डेज से 3 डेज की ओर पॉलीमराइज करता हुआ नजर आएगा, ठीक। जितने भी स्ट्रैंड बनते हैं, एमआरएनए की सिंथेसिस हो, डीएनए से डीएनए की सिंथेसिस हो, रिप्लिकेशन 5 से 3 डेज ही प्रोसेस चलता है, which catalyzes 5 days to 3 days synthesis of DNA and lacks 5 to 3 and 3 to 5 days exonucleases activities। इसके हाइलाइट्स क्या हैं? थर्मोफिलिक डीएनए पॉलीमरेज विद स्ट्रॉन्ग स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटी। पहला है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन सिर्फ टिप्पणी लिखने को आएगा पॉलीमरेज पे, किस पे? पॉलीमरेज एंजाइम क्या होते हैं, ठीक। तो पॉलीमरेज एंजाइम पे आपको जितने भी इसके टाइप हैं, सबसे पहले आप पॉलीमरेज के बारे में बताओगे कि इसको हम कहाँ यूज करते हैं, ठीक। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए डिपेंडेंट जितनी भी कैटेगरी मैंने बताई आपको, वो सब आपको लिखना पड़ेगा। फिर एक एक करके जितने भी टाइप है इसकी, किस तरीके से किस दिशा में किस डायरेक्शन में ये पॉलीमराइज करते हैं, सभी चीजें आपको लिख के आना पड़ेगा, सभी टाइप लिख के आने पड़ेंगे, तब आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे, ठीक। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। भाई टेम्पलेट डिपेंडेंट तो होते ही हैं, ये जो एंजाइम हैं इनको जब तक टेम्पलेट नहीं मिलेगा तब तक ये पॉलीमराइज नहीं कर सकते। और इनको दो चीजें, टेम्पलेट, पहला तो टेम्पलेट और दूसरा इनको क्या चाहिए? प्राइमर चाहिए। क्या चाहिए होता है? प्राइमर, ठीक। ये दो इनकी रिक्वायरमेंट होती है पॉलीमरेज एंजाइम की, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर ये पॉलीमराइजेशन नहीं कर सकते हैं। पहले आपको डीएनए का टेम्पलेट देना होगा, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था, आपको इंसुलिन बनाना है तो उसके लिए पहले एक आपके पास छोटा फ्रेगमेंट होना चाहिए जिसमें वो जेनेटिक कोड होना चाहिए कि वो इंसुलिन के लिए प्रोटीन को कोड कर सके। अब इस फ्रेगमेंट से और प्लस प्राइमर होना चाहिए। फिर आप पॉलीमरेज एंजाइम को यूज करके इसका कई सारी कॉपी बना सकते हो। अगर ये दोनों चीजें नहीं हुई तो पॉलीमरेज एंजाइम कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। और तो इसके लिए टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और ये भी कैटेलाइज करता है 5 डेज टू 3 डेज, ठीक है। डीएनए को सिंथेसिस 5 डेज से 3 डेज की ओर करेगा। द एंजाइम आल्सो एग्जिबिट्स 3 डेज टू 5 डेज एक्सोन्यूक्लियेजेस एक्टिविटी। तो जो एक्सोन्यूक्लियेजेस हैं वो कुछ 3 से 5 डेज बना सकते हैं। बाकी 5 डेज टू 3 डेज एक्सोन्यूक्लियेजेस एक्टिविटी या राइबोन्यूक्लियेज एच एक्टिविटी इसको बोला जाता है। राइबोन्यूक्लियेज जो होता है ये क्या है आपका? ये भी भाई वही जो आरएनए पॉलीमरेज है, उस आरएनए न्यूक्लियेजेस है उनको हम राइबो न्यूक्लियस बोलते हैं। राइबो एंजाइम जो होता है, राइबोजाइम, वो अलग चीज है, ठीक। राइबोजाइम राइबोजाइम जो होता है ये एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन से नहीं बना होता है। ये किससे बना होता है? ये 23S rRNA, ठीक। 23S rRNA की जो सब यूनिट होती है उससे बना होता है राइबोजाइम, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो है
पॉलीमराइजेशन भी करवाता है। राइबोजाइम एंजाइम जो है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों काम होते हैं इसके प्रोकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। ये जो 23S आरएनए है ये प्रोकैरियोट्स में कई सारे प्रोसेस करवाता है, ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। 23S आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो राइबो न्यूक्लियस जो था और राइबोजाइम ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, इसको आपको याद रखना है। ये कुछ इसके हाइलाइट्स हैं, एप्लीकेशन है जिसको आप देख लेना, ठीक है। जनरली इसको हम यूज कहाँ करते हैं, इसको हम यूज करते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव इन मल्टीपल बफर्स इंक्लूडिंग रिएक्शंस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और इसमें पीसीआर भी आता है, आरटी बफर्स। ये आगे के जो हमारी यूनिट है उसमें शायद हमको पढ़ना पड़ेगा। और डीएनए लेबलिंग हो गया, सेकंड स्ट्रैंड सिंथेसिस ऑफ सी डीएनए, से मतलब कंप्लीमेंट्री डीएनए इन कंजुगेशन विद आरएनएजेस। अब बात करते हैं T4 डीएनए पॉलीमरेज की। T4 डीएनए पॉलीमरेज ये क्या होता है? T4 डीएनए पॉलीमरेज अ टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज 5 to 3 days सिंथेसिस फ्रॉम प्राइम्ड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। प्राइम्ड मतलब ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक, सिंगल स्टैंडर्ड जिसका एक स्टैंड निकाल लिया गया है। अब इसके ऊपर आप छोटा सा एक प्राइमर लगा दीजिए। अब इसी प्राइमर की हेल्प से आगे ये 5 to 3 days आपका पॉलीमराइजेशन कर देगा। T4 डीएनए पॉलीमरेज जो है, ठीक। तो ये 2-3 हर जगह मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। T4 डीएनए पॉलीमरेज जो है क्या याद रखना है, वही चीज। पहली बात 5 से 3 days ये भी पॉलीमराइज करेगा, ठीक है। दूसरी बात सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होना चाहिए जो भी आपका कंप्लीमेंट्री डीएनए है जिसको आप बनाना चाहते हो, और एक प्राइमर होना चाहिए छोटा सा, ठीक। ये आर्टिफिशियली सिंथेसिस किए जाते हैं प्राइमर। प्राइमर आपको मार्केट में बने बनाए मिल जाते हैं, या आप मतलब ऑर्डर भी बुक करवा सकते हो कि जिसके लिए आपको जरूरत है अपना कंप्लीमेंट्री बेसिस दे दोगे आप उनको आंकड़ा, तो उसके आधार पे वो बना के मिल जाते हैं आपको। और प्राइमर जनरली मार्केट में अवेलेबल होते हैं क्योंकि आजकल टेक्निक बहुत ज़्यादा इसकी यूज हो रही है, तो आसानी से बनाए जा सकते हैं इसलिए मार्केट में मिल जाते हैं। तो ये प्राइमर आप यूज कर सकते हो, प्राइमर को सिंथेसिस भी कर सकते हो आप, ठीक। तो प्राइमर होना चाहिए और आपके पास टेम्पलेट डीएनए होना चाहिए सिंगल स्टैंडर्ड, जिसपे आप 5 से 3 days सिंथेसाइज कर सकते हो। द एंजाइम्स हैज 3 to 5 days एक्सोन्यूक्लियेजेस एक्टिविटी बट लैक्स 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। तो ये एक्सोन्यूक्लियेज की एक्टिविटी के बारे में बताया हुआ है। अब है T7 डीएनए पॉलीमरेज। T7 जो होता है ये भी सेम, इसको भी टेम्पलेट चाहिए, ठीक। पॉलीमराइजेशन के लिए टेम्पलेट डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। अभी तक जितने भी टाइप बताया मैंने आपको, कोई भी ऐसा नहीं थे जिसमें टेम्पलेट ना यूज होता है, क्योंकि भाई टेम्पलेट के बिना क्या हवा में वो पॉलीमराइज करेंगे, किस चीज को करेंगे। आपके पास कोई बेस तो होना चाहिए, उसी के आधार पे तो आगे वो चीज बनाएंगे ना कंप्लीमेंट्री। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है, टेम्पलेट हर एक पॉलीमरेज को चाहिए वरना वो कुछ नहीं बना सकता। टेम्पलेट तो आपके पास होना ही चाहिए, उसी के आधार पर सिंथेसाइज करेगा। ये भी कैटेलाइज करता है 5 से 3 डायरेक्शन की ओर। इट इज अ हाईली प्रोसेसिव डीएनए पॉलीमरेज अलाउिंग कंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ डीएनए, ठीक। तो ये लाइन इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग से आपको याद रखना है T7 डीएनए पॉलीमरेज के लिए, ठीक है। ये इसके कुछ एप्लीकेशन है जिसको आप लोग देख लेना। फिर है टर्मिनल ट्रांसफरेज। टर्मिनल ट्रांसफरेज, टर्मिनल ट्रांसफरेज हैं भी कई सारे हैं, डीएनए लाइगेज हैं और रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो हैं, इन सबको मैं अगली लेक्चर में आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में अगर कोई भी चीज़ें आपको सही से समझ में ना आई हो, कहीं भी डाउट हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं अगले लेक्चर में उन चीज़ों को दोबारा से एक बार आपको समझाने का
प्रयास करूँगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। और कुछ ऐसे टॉपिक जो आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको आप लोग सेंड करिए, टॉपिक का नाम बताइए जिससे कि मैं उनको तैयार करवा दूँ। बाकी एग्ज़ाम आ चुका है, समय कम है, तो पूरा सिलेबस तो पढ़ाना इतने दिन में आसान है नहीं, क्योंकि आप लोग जानते ही हो कई सारी 8 यूनिट हैं और मतलब भर का मटेरियल है। तो जो जो टॉपिक आपको लगता है कि थोड़ा टफ है, आपको ऐसे ही समझ में नहीं आ रहा है, या आपने जहाँ से भी पढ़ा है समझ में नहीं अच्छे से आया, तो वो आप लोग बताइए, तो उसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपका ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप लोग मस्त पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।